हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता कॉम्पिटिटिव जोन। गुप्ता कॉम्पिटिटिव जोन में आपका एक बार पुनः स्वागत है और मैं लेकर आया हूं हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा भाग। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे कि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का भाग 4 और अब इसमें पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन का स्वरूप, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जीवन यापन कैसा था, वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था के बारे में कोई विशेष जानकारी तो मिलती नहीं है क्योंकि साक्ष्य का अभाव है, लेकिन उत्खनन से अब तक ऐसा कोई इमारत भी नहीं मिला है जिसको हम राजप्रासाद कह सकें। यानी जब उत्खनन हुआ तो कोई ऐसी बड़ी इमारत नहीं मिली है, कोई विशाल इमारत नहीं मिला है जिसको राजप्रासाद कहा जाए, और न ही कोई मंदिर का साक्ष्य मिला है कि मान लिया जाए कि इस सभ्यता में पुरोहित वर्ग का शासन था। ऐसा कुछ भी प्रमाण के रूप में नहीं मिला है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के केंद्र थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्तरी और दक्षिणी भारत के केंद्र थे और शायद इसी वजह से स्टुअर्ट पिगट महोदय जो थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। यानी कि स्टुअर्ट पिगट महोदय इस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी की संज्ञा दिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन पूछता है इसमें, आपके एग्जाम में जो है ये प्राय क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर होगा स्टुअर्ट पिगट महोदय। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता या विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो वो है स्टुअर्ट पिगट महोदय। चलिए अब देखना है इसमें, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के स्वरूप में, तो सबसे इसका पहला जो पॉइंट है वो है सामाजिक जीवन। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन के बारे में, तो यानी कि इनकी सामाजिक जीवन कैसी थी, समाज में कैसे अपना जीवन यापन करते थे, इनकी क्या परेशानियां थी, क्या उपलब्धियां थी, यही जानकारी इसमें पढ़ना है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन बहुत ही सुखी और सुविधापूर्ण था। इससे पहले ही आपको बता चुके हैं कि यहाँ हर सुविधाएं उपलब्ध थी हड़प्पा सभ्यता में। तो इनका जो सामाजिक जीवन जो था वो बहुत ही सुखी था और सुविधापूर्ण था, यानी कि ये संपन्न थे। कहा जाता है कि ये सभ्यता जो थी वो, इनका जो परिवार जो था वो मातृसत्तात्मक था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक जो है समाज था। तो कैसे, तो कुछ अवशेष मिले हुए हैं, यानी कि बहुसंख्य संख्याओं में जो है, यानी बहुत सारी संख्या में नारी मूर्ति मिली हुई है, नारियों की मूर्ति मिली हुई है, लघु मृण मूर्तियाँ मिली हुई है, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि यह सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। और हम जानते हैं कि मातृसत्तात्मक जो सत्ता होती है वो द्रविड़ एवं प्राक आर्य की विशेषता होती है। तो यानी कि यह द्रविड़ और प्राक आर्य की विशेषता थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। ये पॉइंट भी नोट करने वाला है। अब देखते हैं इनके सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन की विशेषता देख लेते हैं, क्या विशेषता थी।
सामाजिक जीवन की विशेषताएं। पॉइंट नंबर 1, देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ठीक है, इसका पहली विशेषता थी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, और दोनों भी थे, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के वे भोजन करते थे। इसका दूसरी इसकी विशेषता थी ये यहाँ पे सुइयों के अवशेष भी मिले हुए हैं। सुई कपड़ा सिलने वाला, तो सुइयों के अवशेष से ये पता चलता है कि यहाँ के लोग सिले सिलाए वस्त्र पहनते थे। तो इसकी दूसरी विशेषता हो गई सिले सिलाए वस्त्र पहनते थे। तो यानी कि सुई के अवशेष मिला है, जिससे पता चला कि यहाँ के लोग सिले सिलाए ही वस्त्र पहना करते थे। देखिए इसकी तीसरी विशेषता थी कि यहाँ केश विन्यास प्रचलित था। केश विन्यास का मतलब होता है कि बाल रखना, यानी कि यहाँ के लोग जो है बड़े बड़े बाल रखते थे, यानी कि स्त्रियाँ जो है बालों में जुड़ा बांधती थी बड़े बड़े बाल के कारण, और पुरुष जो थे वो लंबे लंबे दाढ़ी और मूछ रखते थे। चलिए कह सकते हैं केश विन्यास प्रचलित था। स्त्रियां जूड़ा बांधी थी तथा पुरुष लंबे लंबे दाढ़ी मूछ रखते थे। तो केश विन्यास प्रचलित था। इसकी चौथी विशेषता है कि यहाँ के लोग आभूषणों के भी शौकीन थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषणों के शौकीन थे। कंठ में कंठहार, कानों में कर्णफूल, हाथों में बाजूबंद, करघनी आदि ये सब इनके गहने थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषणों के शौकीन थे। ये आभूषणों के शौकीन थे। और इसकी पांचवी विशेषता है कि ये श्रृंगार प्रिय थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग श्रृंगार प्रिय थे। वहाँ की स्त्रियाँ जो थी काजल, पाउडर, लिपस्टिक, शीशा, कंघी आदि से परिचित थी। तो लिख सकते हैं हड़प्पावासी श्रृंगार प्रिय थे। श्रृंगार प्रिय थे। इसकी छठी विशेषता है, देखिए यहाँ के लोग जो है मिट्टी और धातुओं के बने हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे, यानी जो बर्तन बनाए गए थे वो मिट्टी के भी थे और धातु से भी बने थे। ये यहाँ की छठी विशेषता है। लोग
मिट्टी एवं धातुओं के बने बर्तन का प्रयोग करते थे। यहाँ की सातवीं विशेषता है, यानी कि हड़प्पावासी अमोद प्रमोद के प्रिय थे। यानी अमोद प्रमोद होता है कि भोग विलास, और यहाँ का मुख्य खेल पासा था। तो लिख सकते हैं ये अमोद प्रमोद प्रिय थे, और पासा जो था इनका मुख्य खेल था। पासा इनका मुख्य खेल था। इनकी आठवीं विशेषता है, देखिए यहाँ पे जो है एक नर्तकी का मूर्ति प्राप्त हुआ है। शुरू में ही बात चुके हैं, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। तो मूर्ति से ये संकेत मिलता है कि हड़प्पावासी नृत्य के भी प्रिय थे, यानी कि इनके मनोरंजन का साधन नृत्य था। गाना बजाना भी इनके मनोरंजन का प्रिय साधन था। नर्तकी की मूर्ति से पता चलता है कि नृत्य इनके मनोरंजन का साधन था। यानी कि नर्तकी की मूर्ति मिली, यह स्पष्ट है कि नृत्य होता होगा, और इनके मनोरंजन का साधन नृत्य ही था। ये शिकार के भी शौकीन थे। कैसे पता चला है? तो ये अवशेष से ही पता चला है कि शिकार के लिए क्या हुआ है कि इसमें मछली मारने वाले कांटे का अवशेष मिले हुए हैं। तो यानी कि मछलियों का शिकार करते थे। एक मोहर पे तीर से जो है हिरण का शिकार करते हुए दिखाया गया है, यानी कि ये जानवरों का शिकार करते थे। तो यहाँ इसके अंतिम पॉइंट है कि ये शिकार के शौकीन थे। तो ये हड़प्पा सभ्यता में जो है इनकी सामाजिक जीवन की रूपरेखा थी। इनके सामाजिक जीवन के बारे में बताए हैं। देखिए अभी राजनीतिक जीवन में ये पहला पॉइंट पढ़े हैं हम, सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन की ये विशेषता थी। अब हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के स्वरूप में ही ये दूसरा पॉइंट है, धार्मिक जीवन। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का स्वरूप कैसा था, वो किस धर्म को मानते थे, वो किस देवी देवता की पूजा करते थे, ये धार्मिक जीवन के स्वरूप में ही आएगा। तो हो गया ये धार्मिक जीवन। चलिए देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसी प्रकार का ऐसा कोई इमारत नहीं मिला है जिसको हम मंदिर की संज्ञा दे सकें। ये पिछले क्लास में बताया है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई ऐसा भवन नहीं मिला है जिसको हम कहें कि ये एक मंदिर है, यानी कि मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। लेकिन कुछ साक्ष्यों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये धार्मिक जीवन है, इसकी विशेषता के बारे में देखना है। तो ये पहला पॉइंट बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई ऐसा भवन नहीं मिला है जिसे हम मंदिर की संज्ञा दें। तो पहला पॉइंट यही है।
हड़प्पा सभ्यता में जिसे मंदिर यानी कोई ऐसा भवन ही नहीं मिला है जिसको हम मंदिर कह सकें। इसका दूसरा पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता में जो भी मूर्तियां प्राप्त हुई, जो स्त्री की मूर्तियां प्राप्त हुई, उसको मातृ देवी की मूर्ति मान लिया गया है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मूर्तियों को मातृ देवी की मूर्ति माना गया है, जिसको हम आज दुर्गा, काली, गौरी, चंडी आदि के रूप में जानते हैं। यानी कि दुर्गा, काली, गौरी, चंडी के रूप में जिनको हम जानते हैं वो उस समय मातृ देवी थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा, हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियों को मातृ देवी की मूर्ति माना गया है, जिसे आज हम दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसकी तीसरी विशेषता है एक ऐसी स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, और संभवतः यह धरती की देवी यानी कि धरती माता इनको माना गया है। और हड़प्पावासी इन्हें यानी धरती को जो है उर्वरता की देवी मानकर इनकी पूजा करते थे। तो एक मूर्ति प्राप्त हुई है। एक मूर्ति में गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिससे पता चलता है हड़प्पावासी धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। यानी कि एक स्त्री की ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से एक पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है। संभवतः इससे ये पता चलता है कि हड़प्पावासी जो थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर इनकी पूजा करते थे। इसका चौथा विशेषता है यानी कि मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा हुआ है।
इसमें एक पुरुष जो है योग मुद्रा में बैठा है। जिसके 3 सींग है। इनके 3 सींग है। इसके बाईं ओर गैंडा और भैंसा, गैंडा और भैंसा तथा दाईं ओर हाथी एवं बाघ है और सामने एक हिरण है। जिसे पशुपति की संज्ञा दी गई है। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है। मुद्रा मतलब सिक्का होता है, पैसा। एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा हुआ है, यानी कि ध्यान में बैठा हुआ है, और उसके 3 सींग है। उस पुरुष के 3 सींग है। इसके बाईं ओर, यानी कि इस पुरुष के बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा है, और दाईं ओर एक हाथी और एक बाघ बैठा हुआ है, और ठीक सामने एक हिरण है। तो संभवतः माना गया है कि ये पशुपति की मूर्ति है, यानी कि ये पशुपति को माना गया है कि पशुपति है, यानी कि पशुपति की संज्ञा दी गई है। और इसकी 5वीं विशेषता है, हड़प्पा से पत्थर और मिट्टी के लिंग प्राप्त हुए हैं। यानी कि ये संकेत करता है कि हड़प्पावासी लिंग पूजा करते थे। इसको भी नोट कीजिए। हड़प्पा से पत्थर एवं मिट्टी की पत्थर और मिट्टी की लिंक प्राप्त हुई है, जिससे लिंग पूजा के संकेत मिलते हैं। यानी कि पत्थर और मिट्टी के लिंग जो प्राप्त हुए हैं उसे लिंग पूजा के संकेत मिलते हैं। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर जुड़वा पशुओं के शीर्ष पर पीपल की 9 टहनियां दिखाई गई है। जिससे वृक्ष पूजा के संकेत मिलते हैं।
ठीक है। यहाँ मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर ऐसी चित्र दिखाई गई है जिसमें जुड़वा पशुओं के शीश पर पीपल की 9 टहनियाँ रखी गई है। इससे पता चलता है कि हड़प्पावासी वृक्षों की पूजा करते थे, विशेषतः पीपल उसमें पूजनीय था। इसका अगला पॉइंट है कुब्बड़ वाला बैल और नाग पूजा वहाँ विशेष पूजनीय था। यानी कुब्बड़ वाले बैल और नाग पूजा के संकेत भी मिलते हैं। कहाँ से? हड़प्पा से। एवं नाग पूजा के संकेत मिलते हैं। इसका 8वां पॉइंट है वह हड़प्पा सभ्यता से ताबीज भी प्राप्त हुआ है। तो ताबीज का क्या अर्थ है? यानी ताबीज प्राप्त हुआ है तो स्पष्ट है कि वहाँ तंत्र मंत्र की भावना विद्यमान थी। वहाँ तंत्र मंत्र में लोग विश्वास करते थे, भूत प्रेत मानते थे, तभी तो ताबीज मिला है। तो ताबीज मिलने का संकेत यही है कि लोग जो है तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे और भूत प्रेत को भी मानते थे। ताबीज की प्राप्ति से पता चलता है कि लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। तथा भूत प्रेत को भी मानते थे। ठीक है। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लेकर इसको नोट कर सकते हैं। ये बहुत काम का चीज़ है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। इसे मिटाने वाले हैं। इसका 9वां पॉइंट है ये मोहनजोदड़ो से वामवर्ती तथा दक्षिणावर्ती स्वस्तिक प्राप्त हुए हैं। जो सूर्य पूजा की ओर संकेत करते हैं। और इसका 10वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट है कि कालीबंगन और लोथल से ईंट से बने वेदी मिले हैं। जो अग्नि पूजा की ओर संकेत करते हैं।
देखिए धार्मिक इसमें मोहनजोदड़ो से वामवर्ती तथा दक्षिणावर्ती स्वस्तिक, जो हिंदू धर्म में स्वस्तिक बनाया जाता है वहीं स्वस्तिक प्राप्त हुए हैं और इस सूर्य पूजा की ओर संकेत करते हैं। और कालीबंगन और लोथल से ईंट से बने वेदी मिले हैं जो कि अग्नि पूजा की ओर संकेत करते हैं, यानी कि हवन की ओर भी संकेत करते हैं। तो इस तरह से ये इसका दूसरा पॉइंट धार्मिक जीवन समाप्त होता है। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।